तीन ये है कि लाभार्थी हमारा किसी भी सरकारी, प्राइवेट या सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकता है, सीएससी के पास जा सकता है, सरकार द्वारा लगवाए हुए कैंप में जा सकता है। ये तीनों जगह पे लाभार्थी अगर जाता है तो वहाँ जो भी पहला रिस्पोंडेंट उनको मिलेगा वो आरोग्य मित्र हो या सीएससी हो या पीआरईए हो, वो उनका रिक्वेस्ट लेंगे। रिक्वेस्ट लेने का तरीका ये होगा कि वो उनसे राशन कार्ड लेंगे, उनका डॉक्यूमेंट लेंगे, उसको पोर्टल पे चेक करेंगे कि हाँ ये हमारे लाभार्थी हैं या नहीं हैं। अगर लाभार्थी हैं तो उनका ई केवाईसी करेंगे और वो ई केवाईसी का रिक्वेस्ट हमारे फर्स्ट लेवल अप्रूवर पे जाएगा, जिसको अभी हम लोग आईएसए कहते हैं। अब ये आईएसए क्या करेंगे कि उसके रिकॉर्ड्स की स्क्रूटनी करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो रिकॉर्ड आए हैं वो प्रॉपर हैं, सही हैं, तो वो उसको अप्रूवल दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उसमें किसी तरह की कोई कमी है तो वो उसको रिजेक्शन के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। आईएसए के पास अप्रूवल की फैसिलिटी है लेकिन रिजेक्ट करने की फैसिलिटी नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी आवेदन। तो वो आवेदन अब आ जाएगा हमारे एसएचए लेवल पे। एसएचए फिर से उस रिक्वेस्ट का स्क्रूटनी करेगा, उसको लगेगा कि नहीं आईएसए ने जो रिकमेंडेशन किया है वो सही है, तो एसएचए उसे रिजेक्ट कर सकता है। अगर एसएचए को लगता है कि नहीं आईएसए यहाँ देखने में चूक गए हैं या आईएसए जो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाह रहे हैं वो मैं दे सकता हूँ, तो वो उसे अप्रूव भी कर सकते हैं। तो अनुरोध जैसे ही कहीं अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, सीएससी, आरोग्य मित्र या कार्यपालक सहायक जो लोग भी रिक्वेस्ट जनरेट करने वाले जनरेटर होंगे, उनके बकेट में वो दिखने लगेगा कि आपका ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। अप्रूव हो जाता है अगर, तो उनके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें वो गोल्डन कार्ड लाभार्थी का डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करके लाभार्थी को दे देंगे। ये एक प्रक्रिया हो गई। दूसरा, कोई भी लाभार्थी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो दोबारा नहीं कर सकता। लाभार्थी जितनी बार भी चाहे अपना रिक्वेस्ट दे सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। सॉरी। तो अगर हमारे यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उस लाभार्थी को अब सुविधा नहीं मिलेगी। उस लाभार्थी को सुविधा जरूर मिलेगी, बस उसको अपना बीआईएस रिक्वेस्ट फिर से करवाना होगा। थोड़ा सा लीक से हटके हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में आगे लाभार्थी को इलाज कैसे मिलेगा। तो जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, सबसे पहले पेशेंट को अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, वह हॉस्पिटल आएगा। हॉस्पिटल में सबसे पहले उसका बीआईएस किया जाएगा, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस बेनिफिशियरी को किस तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, इसका प्री ऑथराइजेशन हॉस्पिटल द्वारा लिया जाएगा। प्री ऑथराइजेशन मिल जाने के बाद बेनिफिशियरी को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा और डिस्चार्ज करने के बाद हॉस्पिटल उनका क्लेम सबमिट करेगा। ये क्लेम एसएचए के द्वारा प्रोसेस करने के बाद उनके अकाउंट में उतना पैसा भेज दिया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसा कि कुछ रितेश जी ने बताया भी है। इसमें ओपीडी बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है, तो ओपीडी के बारे में कोई बात नहीं करनी। कॉस्मेटिक सर्जरी इन सब के बारे में बताया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये कुछ एक्सेप्शन है जो पीएमजेवाई में कवर्ड नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, तो बीआईएस के प्रोसेस के लिए या यूं कह लें हम कि पीएमजेवाई को अस्पताल में क्रियान्वित करने के लिए कंप्यूटर के सेक्शन में आपका ये सामान होना जरूरी है। इतनी चीजों की आपकी आवश्यकता होगी। आपके डेस्क पर एक कंप्यूटर होना चाहिए, क्यूआर स्कैनर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर होना चाहिए, प्रिंटर, वेबकैम, फिंगरप्रिंट स्कैनर या आइरिस स्कैनर कोई एक होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, टेलीफोन होनी चाहिए। इसके अलावा मैन पावर के सेक्शन में अस्पताल में चंदन जी मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो मैन पावर के सेक्शन में हम लोगों को अस्पताल की ओर से एक नॉमिनेटेड मेडिकल ऑफिसर एज ए नोडल ऑफिसर होने चाहिए, जो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को फैसिलिटेट कर सके या चीजों पे नजर रख सके कि कहाँ किस चीज के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है। इमरान साहब
इमरान साहब अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है। इसी तरह एक आरोग्य मित्र का अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो 24/7 आपके हॉस्पिटल में रहे। इसके लिए आप रोस्टर वगैरह का मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आयुष्मान का कोई लाभार्थी आता है तो उसको अटेंड करने वाला, उसको फैसिलिटेट करने वाला एक लो लेवल पे स्टाफ होना चाहिए। इसको हम लोगों ने आरोग्य मित्र का नाम दिया है। सपोर्टिंग स्टाफ भी इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर और इसमें फाइनेंशियल में हमारा एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट आपके हॉस्पिटल का होना जरूरी है, जिसमें हम लोग पीएमजेवाई का पैसा दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो भी एनएचए की ओर से प्रोवाइड किया गया है हम लोग वही यूज करते हैं। कुछ स्टेट अपना सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, तो यहाँ हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ये हमारे आरोग्य मित्र के बारे में एक ये कि आरोग्य मित्र हमारे हैं कौन कौन और क्या उन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो आरोग्य मित्र का एक परिचय ये है कि प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र इस योजना की सबसे प्रथम कड़ी है। सबसे पहले लाभार्थी इन्हीं से मिलता है, यही परिचय कराते हैं एक लाभार्थी का इस स्कीम के साथ। तो इन पे सब कुछ डिपेंड करता है। एक आरोग्य मित्र जिस तरह चाहे इस स्कीम को आगे बढ़ा सकता है। तो इनका कुछ स्पेशल काम जो इनके लिए डेडिकेटेड है, तो इनका काम होता है सबसे पहले तो BIS आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब जो भी लाभार्थी आ रहा है उनका सत्यापन करना इनकी जिम्मेवारी है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी TMS में प्री ऑथराइजेशन और क्लेम के अनुरोधों में सबमिट करने में मदद करना, ये इनका काम है। अब यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास है कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम TMS में आरोग्य मित्र एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैसियत से मदद कर सकते हैं, लेकिन वो काम मेडिको का होता है जो किसी मेडिकल के जानकार आदमी के द्वारा किया जाना चाहिए। हाँ, अगर उनको जरूरत है कंप्यूटर में मदद की तो उसमें आरोग्य मित्र मदद कर सकते हैं। ABPMJ के तहत समग्र लाभ के लिए लाभार्थियों को निर्देशित करना, लाभार्थियों को किसी तरह का फैसिलिटेशन की जरूरत पड़ती है तो उसमें मदद करना, ये एक आरोग्य मित्र का काम होता है। इसके अलावा आरोग्य मित्र को चाहिए कि उनके पास जो भी लाभार्थी के इंफॉर्मेशन आते हैं वह काफी व्यक्तिगत होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो उनकी गोपनीयता वो बनाए रखें। अब आते हैं कि हेल्प डेस्क पे होना क्या क्या चाहिए। तो हेल्प डेस्क की जिम्मेवारी अस्पताल प्रबंधन की होती है, लेकिन उस हेल्प डेस्क पर जिन जिन चीजों की जरूरत है वो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये आरोग्य मित्र का काम होता है। आरोग्य मित्र को समय अपने टेबल पे सभी मौजूद सामान का देखरेख करना चाहिए। कब उनको लगता है कि कोई सामान कम आ रहा है या इसकी जरूरत पड़ सकती है तो उसके लिए अस्पताल प्रबंधन को समय सूचित करना चाहिए। उनको अपने यहाँ अपने टेबल पर प्रचार प्रसार की सामग्री रखनी चाहिए। टोल फ्री नंबर सही जगह पे डाले गए हों वो दिखना चाहिए। फीडबैक फॉर्म वगैरह होना चाहिए और जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है वो उनको अपने टेबल पे रखना चाहिए। आरोग्य मित्र के पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। BIS पोर्टल पे काम करने के लिए उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आरोग्य मित्र का दैनिक उपस्थिति होना चाहिए। लाभार्थी की सेवा के लिए आरोग्य मित्र को अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई रखना चाहिए। ये सारी चीजें तो नॉर्मल है। कोविड की वजह से हम लोगों को सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था रखनी चाहिए। डिवाइस को सैनिटाइजर कैसे करेंगे उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी उपकरण ठीक हैं इसके बारे में उनको समय समय पर अपना फीडबैक मैनेजमेंट को देते रहना चाहिए। अपने पाली में जब भी कोई आरोग्य मित्र किसी तरह का कोई काम पेंडिंग छोड़ते हैं तो वो अगली पाली में आने वाले लोगों को बता कर जाएं। पिछली पाली के बचे हुए कार्य को पहले निपटा करके तो आगे बढ़ना चाहिए, ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में हम लाभार्थी का
वेरिफिकेशन करते हैं, ई-केवाईसी करते हैं। ई-केवाईसी के बारे में आप लोगों को आगे बताया जाएगा। हमारे जो लाभार्थी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में इन 6 मापदंड के आधार पर चुने गए हैं। शहरी क्षेत्रों में इन 13 मापदंड के आधार पर चुने गए हैं। बीआईएस में हमारे पास 6 तरह का लॉगिन है। इन 6 तरह के लॉगिन में क्या-क्या काम होते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला हमारा पीएमएम का लेवल है जिस पे आपको काम करना है, जिस पे आपके आरोग्य मित्र काम करेंगे। इस लेवल पे हम लोग बीआईएस रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। इसी तरह का एक दूसरा लेवल है जिसे सीएससी या पीआरए कहते हैं। अस्पताल अस्पताल में बीआईएस जनरेट करने वाले को पीएमएम और अस्पताल के बाहर सरकारी तंत्र के माध्यम से या सीएससी के माध्यम से बीआईएस रिक्वेस्ट जनरेट करने वाले को सीएससी या पीआरए के लॉगिन पे काम करना होता है। इसके अलावा हमारे पास जो 2 लॉगिन है, स्टेट अप्रूवर और एसएचए अप्रूवर, ये हमारे अप्रूवर हैं जो हमारे रिक्वेस्ट को जो पीएमएम या सीएससी या पीआरए से रिक्वेस्ट आएगा उस रिक्वेस्ट की स्क्रूटनी करेंगे और अगर इनको सही लगेगा तो उसे अप्रूव करेंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल पर जितने भी बीआईएस होते हैं उनका ऑडिट करने के लिए एक अलग टीम होती है जो हर रिकॉर्ड को समय-समय पर देखती रहती है और ऑडिट करती है कि किसी में कोई गलत डॉक्यूमेंट डाल करके तो कोशिश नहीं की गई, किसी तरह का कोई फर्जी कार्य तो नहीं किया जा रहा है। इसी तरह की एक ऑडिटर टीम एनएचए के स्तर पर भी होती है जिसको एनएचए ऑडिटर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग लॉगिन पे। तो हमारा बीआईएस पोर्टल का जो लिंक है वो ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, https://bis.pmjy.gov.in/bis। ये हमारा लिंक है जिसमें हम लोग बीआईएस का काम करते हैं। ये लिंक आपको पीएमजेवाई योजना में किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ ये चीज का ध्यान रखा गया है कि अगर आप स्कीम के रिलेटेड किसी भी पोर्टल पे हैं तो वहां पर स्कीम से रिलेटेड बाकी सारे अन्य पोर्टल के लिंक दिखाए गए हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहाँ लॉगिन कर सकते हैं ओटीपी के जरिए। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ओटीपी अगर मल्टीपल टाइम आता है तो आपके संदेश में और स्क्रीन पर दोनों मैसेज में एक चीज कॉमन है, उसे बोलते हैं रेफरेंस आईडी। आप ओटीपी मेल पर भी प्राप्त कर सकते हैं, मोबाइल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में सेम मैसेज, सेम ओटीपी होता है और उसके साथ एक रेफरेंस आईडी होता है। इस रेफरेंस आईडी को मैच करना जरूरी होता है। कभी-कभी क्या होता है कि लोग बार-बार गलत ट्राई करते हैं लेकिन रेफरेंस आईडी मैच नहीं करते। तो ये जान लेना है कि कौन सा एसएमएस में आया हुआ ओटीपी यहाँ डाला जाएगा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि यहाँ स्क्रीन पर आपके पास वन टाइम ओटीपी है सेंड टू योर मोबाइल नंबर इतना एंड ईमेल आईडी इतना, रेफरेंस नंबर क्या दिया गया है। तो जैसे यहाँ रेफरेंस नंबर 200B लिखा गया है तो आप उसी ओटीपी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे जिसके मैसेज में रेफरेंस नंबर 200B उल्लेख किया गया। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक विंडो आएगा जिसमें एक कंफर्मेशन एडवाइजरी है जिसको आप देख करके ओके कर सकते हैं। यहाँ आप कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आपके पास मेन विंडो पे ये पेज प्रदर्शित होगा। इसमें छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, नाम क्या है, आप किस तरह के यूजर टाइप पे काम कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लास्ट आपने कब लॉगिन किया था। इसके बाद हम लोग आते हैं मेनू पर। तो हमारे इस पोर्टल में लॉगिन करने के बाद हम लोगों को ये कुछ मेनू बार देखेंगे। इन मेनू में होम से आप क्लिक करके कभी भी होम वाले पेज पे आ सकते हैं। सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक कर परिवारों को खोजने का काम कर सकते हैं। ऐड मेंबर पर क्लिक करके आप लाभार्थी के साथ जुड़े हुए नए परिवारों के लिए यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक आधार पर आप पहले से ऐसे किसी लाभार्थी जिनका ई केवाईसी नहीं किया गया, सिंपल केवाईसी किया गया डॉक्यूमेंट के आधार पर, उनको आधार से लिंक कर सकते हैं। अप्रूव्ड बेनिफिशियरी में आपके लॉगिन से जितने अनुरोध गए उन अनुरोध में से जितने स्वीकृत हुए वो देख सकते हैं। पेंडिंग में जो
अभी तक लंबित मामले हैं वो देखे जा सकते हैं। रिजेक्टेड में जिस मामलों को रिजेक्ट किया जा चुका है वो देख सकते हैं। और प्रिंट ऑल कार्ड पर क्लिक करके आप किसी भी लाभार्थी का पीएमजेवाई नंबर और मोबाइल नंबर और HHID के मदद से उनका कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साइन आउट बटन पे क्लिक करके आप पोर्टल से बाहर जा सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे सभी मेनू का हो गया। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला मेनू था हमारा होम। तो होम पे हम ऑलरेडी हैं, यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है। सर्च बेनिफिशियरी पे अगर हम आते हैं तो सर्च बेनिफिशियरी पर आपको सबसे पहले स्टेट चुनना होगा कि आप किस स्टेट के लाभार्थी को खोजने जा रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ आपका पेरेंट स्टेट जो होगा वो रहेगा। अगर आपको चेंज करने की जरूरत है तो उसके लिए आपको चेंज स्टेट पर क्लिक कर सर्च पैरामीटर चुनना होगा। चाय या पानी कुछ मंगाने लगा, पता नहीं। अब यहाँ सर्च पैरामीटर में हमारे पास कुल ये 5 ऑप्शन है। मोबाइल ADCD, राशन कार्ड ADCD, HHID नंबर, ABPMJID नंबर, बाई ACCC नेम। अब ये क्या क्या चीज है उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मोबाइल नंबर सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में ADCD लिखा गया है। तो इस ADCD का क्या मतलब होता है? 30/4/2018 को आयुष्मान दिवस की घोषणा की गई थी। इस दिन गांव के सभी ग्राम पंचायत में एक साथ ग्राम सभा का आयोजन किया गया और इस ग्राम सभा में सभी लोगों को बताया गया कि एक ऐसा स्कीम आया है जिसमें आप ये लोग लाभार्थी हैं और इनका ये सूचना हम लोगों को जरूरत है, जो अगले 1 महीने में आशा आपके घर जाकर के आपसे मांगेगी। तो वो सूचनाएं क्या थी? वो सूचनाएं थी उनका मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर। तो इस पूरे अभियान को, जिसमें आशा घर घर जाकर के लाभार्थी से उनका मोबाइल नंबर और राशन कार्ड कलेक्ट कर रही थी, उसे नाम दिया एडिशनल डाटा कलेक्शन ड्राइव। इस एडिशनल डाटा कलेक्शन ड्राइव को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ADCD कहते हैं। तो मोबाइल ADCD का मतलब ये हो गया कि इस अभियान के दौरान जो मोबाइल नंबर दिया गया था उस मोबाइल नंबर से भी आप लाभार्थी की खोज कर सकते हैं। इसी तरह राशन कार्ड भी है, उस समय राशन कार्ड संख्या भी लिया गया था, तो उनका खोज राशन कार्ड संख्या से भी हो सकता है। HHID नंबर, SCCC के लिए डेटा तैयार करने के दौरान 2011 में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में देश के सभी घरों को एक यूनिक नंबर दिया जा सके, इसके लिए एक HHID का निर्माण किया गया। इसका फुल फॉर्म हाउस होल्ड ID होता है। ABPMJID, इस स्कीम में अगर किसी का पहले से कार्ड बन चुका है तो जिनका कार्ड बन चुका है उनके कार्ड के नाम से नंबर से भी हम उनके परिवार के लोगों को ढूंढ सकते हैं। इस बने हुए कार्ड को आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, ABPMJID बहुत सारे नामों से जाना जाता है। SCCC नेम, SCCC नेम में हम लाभार्थी को SCCC डेटाबेस में पहले से अवेलेबल उनके नाम के आधार पर ढूंढ सकते हैं। इसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्पाउस, जेंडर, एज, एड्रेस, ये सारा कुछ होता है। इनमें से जो भी सूचनाएं आपके पास अवेलेबल होती है, आप उन सूचनाओं के जरिए लाभार्थी की खोज जारी रख सकते हैं। यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपका सर्च 5 से ज्यादा रिजल्ट देता है तो ऐसे में आपको केवल रिजल्ट की संख्या दिखेगी, रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसे में रिजल्ट दिख सके आपको, इसके लिए आपको अपने जो भी पैरामीटर आपने दिए हैं उनको और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है। इसे जैसे अगर हम लोग ये समझे कि अगर हम लोग नाम लिखते हैं ओमनाथ, फादर ने नाम लिखते हैं XYZ, एज लिखते हैं कुछ, तो इसके आधार पे जब हम सर्च करते हैं तो हमको अगर हमारी सूचनाएं मिल रही हैं और उसमें 5 से ज्यादा रिकॉर्ड हैं तो हम उसको और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। हम उसके साथ डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, पिन कोड भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग HCCC नेम कर सकते हैं।
नेम से सर्च करने के बाद जब आपके पास नीचे रिकॉर्ड दिखेंगे, जैसे यहाँ मोबाइल नंबर से सर्च किया गया है और मोबाइल नंबर 2 फैमिली के साथ कनेक्टेड था, तो यहाँ 2 फैमिली का लिस्ट हम लोगों को दिखा। यहाँ हम लोग सिलेक्ट फैमिली पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सेम वही चीज आपको राशन कार्ड में भी दिखेगा, PMJ ID में भी दिखेगा। अब अगर हम HHID के नंबर से सर्च करते हैं तो HHID से सर्च करने के बाद उस परिवार के सभी मेंबर्स की सूची हम लोगों को नीचे यहाँ दिखेगी। उसके सामने कलेक्ट KYC का बटन दिखेगा। कलेक्ट KYC के बटन पर क्लिक करके हम उनका KYC कर सकते हैं। यहाँ जैसे आपको एक नाम दिखाया गया है, कलेक्ट KYC बटन पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना है। यहाँ आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर लाभार्थी का ही डाला जाए, ऐसी चीजें बताई जाती हैं। इस तरह से NHA का गाइडलाइन भी है, लेकिन यह मानकर बिल्कुल नहीं चला जाता कि 100% लाभार्थियों के पास मोबाइल नंबर अपना होगा। तो ऐसे में यूज करने के लिए फैमिली और अदर का भी ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत रेयर ही किया जाना चाहिए। जब आपको ऐसा फील होता है कि इनके पास कोई मोबाइल नहीं है, OTP वेरिफिकेशन किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता, ऐसे सिचुएशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। पानी पिलाओ, विदाउट चीनी है ना? ठीक, जल्दी में पिला दो, थोड़ा पता नहीं इनके साथ। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है हमको सेल्फ वाला ऑप्शन। सेल्फ वाले ऑप्शन को जब हम सेलेक्ट करेंगे और जनरेट, तो हमारे पास जनरेट OTP का एक बटन बन जाएगा। इस पर क्लिक करके हमको एक OTP मिलेगा। इस OTP का वेरिफिकेशन यहाँ अगर हम लोग करते हैं, इससे ये साबित होता है कि ये मोबाइल नंबर लाभार्थी का ही मोबाइल नंबर है। 1 मिनट के लिए मैं जरा पानी पी लेता हूँ। ठीक है। इमरान मेहदी जी, आपने हैंड रेज किया है, क्या कहना चाहते हैं? सतीश जी। सर आपने उस वक्त रेज हैंड करने के लिए कहा था, तो वो करा ही रह गया था। उसके बाद से आपने लोअर कर लिया। ठीक है, ठीक है जी जी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा OTP वेरिफिकेशन हो जाता है। OTP वेरिफिकेशन में जैसा मैंने पहले भी कहा, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ यानी लाभार्थी का खुद का मोबाइल नंबर डाल के उसको OTP से वेरीफाई करें। बिल्कुल अगर नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति के लिए फैमिली के अदर मेंबर का भी नंबर डाला जा सकता है, वहां OTP का वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन उस समय भी फैमिली के अदर मेंबर का ही होना चाहिए, किसी आशा कर्मी या आरोग्य मित्र का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फैमिली के बाद अदर का भी ऑप्शन है। अगर उनके फैमिली में ही किसी के पास मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है या किसी का मोबाइल नंबर वो नहीं बता सकते, ऐसी स्थिति में आप कोई अदर नंबर डाल सकते हैं। जब आप ये मोबाइल वेरिफिकेशन कर लेंगे तो पोर्टल आपसे पूछेगा कि आप किस तरह से इनका KYC करना चाहते हैं। KYC 2 तरीके का होता है, eKYC और एक जनरल KYC। तो जनरल KYC हम डॉक्यूमेंट के आधार पे करते हैं, eKYC मतलब आधार के जरिए उसका वेरिफिकेशन होता है। तो अगर हम आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आधार का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास नॉन आधार KYC करने का की आवश्यकता है तो हम वहाँ डू नॉट हैव आधार करेंगे। तो अभी हम लोग आधार मान के चलते हैं। आधार KYC सेलेक्ट करने के बाद आपको पोर्टल पे सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि आपके पास आधार के सारे इक्विपमेंट हो। आधार वेरिफिकेशन के लिए हमको फिंगरप्रिंट डिवाइस या आइरिस स्कैनर की आवश्यकता होती है। ये आइरिस स्कैनर और फिंगरप्रिंट डिवाइस इंस्टॉलेशन और उसके प्रिपरेशन के लिए आप अगर चाहें तो YouTube पर एक वीडियो है, वहां आप सर्च करके उससे
देख सकते हैं कि उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा। अगर इससे संबंधित इंस्टॉलेशन से संबंधित आपको कोई परेशानी आती है तो उसके लिए आप लोग फोन कर सकते हैं। हमारे डीपीसी डीआईटी इसमें आपकी मदद करेंगे। अगर उनके पास भी समस्या का कुछ नहीं मिल पाता है या कुछ ऐसी समस्या आती है जिसमें फर्दर मदद की जरूरत है तो उसके लिए स्टेट टीम से बात करेंगे। आधार जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक छोटा सा कंसेंट आ जाएगा जिसमें आप ये बताएंगे कि लाभार्थी की ओर से आप आधार का ये कर रहे हैं और इसमें लाभार्थी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर आप मैं सहमत हूँ या अगर इंग्लिश में आता है जैसा भी है तो उसमें प्रोसीड करेंगे। सहमति प्रदान करने के बाद आप पोर्टल के अगले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप अभी आपने सेलेक्ट किया कि आधार करने जा रहे हैं या नॉन आधार करने जा रहे हैं। अब अगर आप आधार करने जा रहे हैं तो आधार में आप किस तरीके का डिवाइस यूज करेंगे। तो आधार में 2 तरीके का हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस अभी इस्तेमाल में है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर। तो इन दोनों में से अभी आपको जिनका इस्तेमाल करना है आप उसका यहाँ चयन करेंगे। चयन करने के बाद वेरीफाई आधार के नाम का एक बॉक्स आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। यहाँ आपको आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालकर कैप्चर बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। लेकिन ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट तब तक डिसेबल रहेगा जब तक आपका सिस्टम बायोमेट्रिक के डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर लेता है। मतलब सिस्टम ये चेक करेगा जैसे ही आपने फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर सेलेक्ट किया या आइरिस स्कैनर सेलेक्ट किया तो पोर्टल चेक करेगा कि क्या आपके सिस्टम के साथ ये डिवाइस कनेक्टेड है, उसके सारे इंस्टॉलेशन प्रॉपर है। अगर उसको सारी चीजें प्रॉपर मिलेंगी तो आधार नंबर वाला ये टेक्स्ट बॉक्स इनेबल हो जाएगा और कैप्चर बायोमेट्रिक का बटन ग्रीन हो जाएगा। अगर ये ग्रीन नहीं होता है और इनेबल नहीं होता है तो आपको एक बार अपना इंस्टॉलेशन फिर से देखने की जरूरत है। जब अगर ये आपके पास इनेबल हो जाता है तो आप यहाँ आधार नंबर डालकर कैप्चर बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपके मशीन में पुट योर फिंगर के लिए एक मैसेज आएगा और आपके डिवाइस का जो भी लाइट है रेड ग्रीन ब्लू अब तो हर तरह का आने लगा है वो लाइट जल जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपको वहां लाभार्थी की उंगली रखवानी है। लाभार्थी की उंगली आप जैसे ही रखवाएंगे पोर्टल उसको स्कैन कर लेगा और स्कैन करके आधार के सर्वर के साथ वेरीफाई कर लेगा और वहां से उनका रिलेवेंट डेटा आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से शो करेगा। यहाँ आपको लाभार्थी का फोटो, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर आदि सारी सूचनाएं दिख जाएंगी। यहाँ आपको एक इनपुट देने की जरूरत है, वो इनपुट का नाम है रिलेशन नेम। रिलेशन नेम आधार में कैप्चर्ड नहीं है तो वहां आपको सेलेक्ट करना होगा कि यहाँ लाभार्थी का जो नाम और उसके रिलेटिव का नाम दिख रहा है उसके साथ इनका रिलेशन क्या है। रिलेशन में मदर, फादर और स्पाउस 3 तरीके के रिलेशन दिए गए हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुनेंगे। उसके बाद आपको यह सेलेक्ट करना है कि लाभार्थी रूरल एरिया का है या अर्बन एरिया का। इसके बाद आपको लाभार्थी का पूरा पता सेलेक्ट करने की जरूरत है जिसमें डिस्ट्रिक्ट, टाउन और पिन कोड होते हैं। ये 3 मैंडेटरी फील्ड है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। और आपका एक आधार रिक्वेस्ट हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसी चीज को डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन से करते हैं तो कैसे होगा। यहाँ देखते हैं अगर हम लोगों ने वहां पे जहां हम लोगों ने आधार सेलेक्ट किया था वहां डू नॉट हैव आधार का विकल्प चुनते हैं तो आपके पास सबसे पहले एक छोटा सा एडवाइजरी मैसेज आएगा। इसमें बताया जाएगा कि अगर आपने डू नॉट हैव आधार का ऑप्शन चुना है तो आप वहां आधार का फोटो खींच करके अपलोड नहीं कर सकते। आपको डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करने हैं तो वहां पे डू नॉट हैव आधार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत बार देखा गया कि अगर किन्हीं के पास फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है तो आधार से ही करते हैं और आधार स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। ये गलत है। ये मतलब कोर्ट के हिसाब से भी किसी लाभार्थी का आधार कार्ड स्कैन करके रखना सही नहीं है।
अब आते हैं कि अगर हम लोग आएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके विंडो पे ये विंडो दिखेगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट पर्सनल आईडी टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपको उन सारे आईडी टाइप का लिस्ट दिखेगा जो यहाँ यूज किए जा सकते हैं। ये आईडी टाइप है अडॉप्शन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत सारे हैं। तो इन सब में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास लाभार्थी लेके आता है उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट का यूनिक नंबर उसके नीचे डालेंगे, उसके बाद उसका फ्रंट साइड और बैक साइड स्कैन करके अपलोड करेंगे। बेनिफिशियरी का फोटो कैप्चर करने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेनिफिशियरी का फोटो यहाँ ऑप्शन भी होता है कि आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये रेयर केस के लिए एक्सेप्शनल सुविधा दी गई है जिसका इस्तेमाल हमको रेयर केस में ही करना है। ज्यादातर प्रैक्टिस ये करनी है कि आप अपने वेबकैम से उनका लाइव फोटो कैप्चर करें। इसके बाद सारा एड्रेस रिलेटेड डिटेल डाल करके हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने से हम वहीं आ गए जहां से आधार वाले सेक्शन से पहले हम पहुंच चुके थे। यानी आधार करे या नॉन आधार करे, यहाँ तक की प्रक्रिया में जो डिफरेंस मिला वो मिला। अब आगे के प्रक्रिया में कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो आगे की प्रक्रिया क्या है कि वहां हम लोगों ने लाभार्थी के व्यक्तिगत पहचान को सुनिश्चित किया कि यह आदमी का व्यक्तिगत पहचान ये है, वो चाहे आधार के माध्यम से हो या उनका पैन कार्ड या वोटर आईडी या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट के माध्यम से। अब हम इसके आगे के सेक्शन में उनके फैमिली का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि उनका परिवार हमारा लाभार्थी परिवार है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फैमिली डिटेल में सबसे पहले आप राशन कार्ड या पीएम लेटर, इन दोनों में से जो लाभार्थी के पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास दो तरह का विकल्प आ सकता है। एक्चुअली तीन तरह का आ सकता है। राशन कार्ड सेलेक्ट करके जब राशन कार्ड नंबर आप डाल करके सर्च करेंगे तो यहाँ हो सकता है कि आपको इस तरह का विंडो दिखे, हो सकता है कि यहाँ पर ब्लैंक विंडो दिखे जिसमें आप अपलोड करें, या हो सकता है कि यहाँ पर पहले से अपलोडेड डॉक्यूमेंट दिखे। ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास पहले से अपलोडेड डॉक्यूमेंट दिखता है, इसका मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट नंबर से इस लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य का कार्ड बन चुका है। तो यहाँ फिर से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, वो पोर्टल खुद से उसका रेफरेंस ले लेता है। हो सकता है कि लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर एनएफएसए के डेटाबेस के साथ नहीं मैच करे। ऐसी स्थिति में आपके पास राशन कार्ड का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज अपलोड करने की सुविधा आएगी, वहां आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन तीसरे में अगर लाभार्थी का राशन कार्ड एनएफएसए के डाटाबेस से मैच कर जाता है तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा कि फैमिली डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिजिटल तरीके से वेरीफाई कर लिया गया है। इसके बाद आप सबमिट फैमिली डिटेल पर क्लिक करेंगे। यही काम अगर हम राशन कार्ड के जगह पर पीएम लेटर सेलेक्ट करके करते हैं तो हम पीएम लेटर सेलेक्ट करेंगे, वहां पर पीएम लेटर में जो एचएचआईडी दिया गया है उस एचएचआईडी को वहां डालेंगे। राशन कार्ड में भी हम एचएचआईडी ही डालेंगे। एचएचआईडी राशन कार्ड के पहले पेज के सबसे नीचे लिखा होता है। यहाँ राशन कार्ड संख्या और एचएचआईडी संख्या दोनों लिखी होती है। ऊपर में राशन कार्ड संख्या होता है, सबसे नीचे एचएचआईडी संख्या होता है। एचएचआईडी और राशन कार्ड संख्या एक जैसे दिखते जरूर है लेकिन उनमें डिफरेंस है। एचएचआईडी 24 अंकों का होता है और राशन कार्ड 20 अंकों का होता है। तो आपको यहाँ हर जगह एचएचआईडी संख्या ही डालनी है, क्योंकि यही संख्या पीएम लेटर पर भी दिखती है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली दो तीन बातें हैं, उनका ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले तो यहाँ जेपीजी, पीएनजी या जेपी फॉर्मेट में ही डालें। इसके अलावा पोर्टल पे बीआईएस करने के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके डाल रहे हैं उनका साइज 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करके हम उस डॉक्यूमेंट में जितने भी लाभार्थी परिवार के सदस्य हैं उनका नाम
तीसरे पॉइंट में जिस तरह दिखाया गया है उस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है जिसमें फैमिली मेंबर नेम लिखा गया है और उसके नीचे एक छोटा सा बटन है जिसपे प्लस का साइन बना है। मतलब आपने जो अभी डॉक्यूमेंट स्कैन किया, राशन कार्ड या प्रधानमंत्री का पत्र जो स्कैन करके अपलोड किया है, उसमें उस लाभार्थी परिवार के जितने सदस्यों के नाम लिखे हैं, उन सभी सदस्यों के नाम एज इट इज यहाँ एंट्री किए जाने हैं। अगर 5 है तो 5 बार ऐड अनदर फैमिली मेंबर क्लिक करेंगे, 5 बॉक्स बन जाएंगे, सब में उनका नाम डाल करके फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसमें अगर 3 नाम थे और 3 नाम को हम लोगों ने यहाँ प्रविष्ट कर दिया और सबमिट फैमिली डिटेल पर क्लिक कर दिया। सबमिट फैमिली डिटेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो पोर्टल उस परिवार के सभी सदस्यों की सूची जो पोर्टल के पास अवेलेबल है उसको आपके स्क्रीन पर दिखा देता है। ये एक संकेत भी होता है कि आपने जिन सदस्यों के नाम प्रविष्ट किए हैं और पोर्टल ने जो दिखाया है उसका आप एक बार मिलान कर लें, कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही। अगर यहाँ सब कुछ सही लगता है आपको, आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका एक रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। अब अगले मेनू पे आते हैं। इस मेनू में है ऐड मेंबर। इस प्रोग्राम में जो भी हमारे लाभार्थी हैं वो SECC 2011 के डाटाबेस के आधार पे हैं, तो निश्चित तौर पर इतने समय में उनके घर में नए सदस्य भी आए होंगे। नए सदस्यों में हम लोग 2014 है 14 है 2014 के बाद वाले लोगों को अलाउ कर रहे हैं। 11 के 14 नीचे का जो नया डॉक्यूमेंट आया है उसमें 14 है सर। ठीक है, कंफर्म करके बता दें। तो परिवार में आए हुए नए सदस्यों के नाम हम लोग यहाँ जोड़ सकते हैं। जोड़ने की व्यवस्था भी दी गई है। यहाँ हम लोग अलाउ करते हैं परिवार में आए हुए नए बहुएं, नए बच्चे जो जन्म लेकर के आए हैं या जो अडॉप्शन के थ्रू भी आए हैं, कुछ ऐसे लोग जो अडॉप्ट किए गए हैं परिवार में, तो उनका भी नाम यहाँ इनके साथ जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के लिए हम लोग जैसे ही ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे आपके साथ ये ऑप्शन आएगा स्टेट सेलेक्ट करने का। आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको आवश्यकता लगती है आप स्टेट चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको PMJY ID का एक ऑप्शन है, वहां डाल करके सर्च करना होगा। PMJID का ही ऑप्शन यहाँ क्यों है ये समझने की चीज है। ऐड मेंबर फैसिलिटी का उपयोग सिर्फ वही लाभार्थी कर सकता है जिस लाभार्थी का पहले से कार्ड बना गया हो, यानी जिनका कार्ड बना होता है उन्हीं के ID के साथ एक नए उनके परिवार के रिलेटिव को जोड़ा जा सकता है। अगर कोई ऐसा है जिसका रिलेशन किसी सेकंड आदमी के साथ है और सेकंड आदमी का अभी तक कार्ड ही नहीं बना है, तो वैसे लोगों का नाम इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। उसके लिए उनको जिसके साथ परिवार के लाभार्थी परिवार के साथ जिनके साथ उनका संबंध है पहले उनका कार्ड बनेगा और उनके कार्ड नंबर को यहाँ हम लोग इसके उपयोग करेंगे और उस उपयोग से उनका हम नाम जोड़ेंगे। तो यहाँ PMJID डाल करके जब सर्च करेंगे तो हमारे पास लाभार्थी का ये डिटेल आ जाएगा जिसमें लाभार्थी का नाम, जेंडर, एज और आधार वेरीफाइड है या नहीं ये दिखेगा। इसके साथ ही इनके साथ और कितने मेंबर पहले से जुड़ चुके हैं वो भी दिखेगा और इनके परिवार के डाटा सोर्स में कितने सदस्यों का नाम है वो भी दिखेगा। इसके साथ आपको एक छोटा सा घोषणा दिखेगा जिसमें आप ये बताते हैं कि ये व्यक्ति हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं। ये घोषणा लाभार्थी की ओर से। ये सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ ऑथेंटिकेशन का मोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बिना आधार वाले लोगों की मान्यता या अप्रूवल या परमिशन नहीं है। तो ऐड मेंबर जब भी हम लोग करेंगे तो वो आधार वेरीफाइड ही होगा। आधार में हम कौन सा मोड सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनर। इसके बाद हम अपना कंसेंट देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास उसी तरह का एक विंडो आएगा जिसमें हम लोग आधार का वर्चुअल ID डाल करके कैप्चर बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है लाभार्थी का अंगूठा डिवाइस पे रखवाएंगे और उनका रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद का ऑप्शन है अगला मेनू हमारा लिंक आधार।
आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो हम लोग बात कर रहे थे कितने हमारे पास मेनू हैं, तो उसमें इस मेनू में हम लोग सिर्फ वैसे लोग जिनका कार्ड बन चुका है लेकिन उसके साथ आधार लिंक नहीं हुआ है, उसका आधार लिंक करते हैं। इसके लिए आपको स्टेट सेलेक्ट करके उनका पीएमजेवाई आईडी डालना है, सर्च करना है। नीचे एक ग्रिड में आपके पास डिटेल दिख जाएगा, यहाँ आपको आधार का स्टेटस भी दिखेगा, और अगर आधार स्टेटस नॉट वेरीफाइड है तो वहाँ लिंक योर आधार का ऑप्शन भी रहेगा। आप लिंक योर आधार पर क्लिक करेंगे और उसके बाद का प्रोसेस जो हम लोगों ने आधार के साथ केवाईसी किया था उसी तरह उनका नंबर डाल करके और जनरेट या वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। अब आते हैं अगला मेनू, अप्रूव्ड बेनिफिशियरी। मतलब आपके लॉगिन से जितने भी बीआईएस के रिक्वेस्ट किए गए हैं उन रिक्वेस्ट में से जो जो अप्रूव हो चुके हैं वो आप लोग यहाँ देख सकेंगे। इस तरीके से हमारा डेटा डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट कार्ड का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो लाभार्थी का गोल्डन कार्ड पीडीएफ के फॉर्म में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप चाहें तो आउटसाइडर के लिए अलग मेनू बनाए गए हैं और आपके होम स्टेट के लिए अलग मेनू बनाए गए हैं, दोनों में एक जैसे काम होते हैं। पेंडिंग बेनिफिशियरी में भी वही काम है। हमारे ऐसे रिक्वेस्ट जो अभी तक पेंडिंग है यानी जो ना अप्रूव हुए हैं ना रिजेक्ट हुए हैं उनको हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी आउटसाइडर स्टेट और होम स्टेट के लिए दो अलग अलग मेनू बनाए गए। इसी तरह रिजेक्टेड बेनिफिशियरी है, हम उनका डिटेल यहाँ देख सकते हैं। एक ऑप्शन जो सबसे यूनिक है जो केवल और केवल पीएमएम को दिया गया है और किसी को यह फैसिलिटी नहीं है, इसका नाम है प्रिंट गोल्डन कार्ड। प्रिंट गोल्डन कार्ड ऑल स्टेट। इस मेनू में आप किसी भी राज्य के लाभार्थी का गोल्डन कार्ड अगर पहले से बन चुका है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सर्च के लिए आप 2-3 तरह के पैरामीटर दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर के थ्रू भी हो सकता है, फैमिली आईडी से भी हो सकता है, पीएमजे आईडी से भी हो सकता है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक ग्रिड व्यू में उससे रिलेटेड सभी लाभार्थी का डेटा आ जाएगा, जिसमें एक एक्शन का टैब है जहां आपको प्रिंट कार्ड का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करने से लाभार्थी का गोल्डन कार्ड आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद का हमारा मेनू है साइन आउट, इस पर क्लिक करके आप साइन आउट कर सकते हैं। कुछ जरूरी बातें जो लाभार्थी को लाभार्थी का बीआईएस रिक्वेस्ट करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आपको कोशिश करना चाहिए कि 100% ई-केवाईसी करें। आपको कोशिश करना चाहिए कि 100% आप वेबकैम के थ्रू उनका फोटो लें, अपलोड ना करें। आपको कोशिश करना चाहिए कि लाइव फोटो के साथ-साथ उनका मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन भी ज़रूर करें। डॉक्यूमेंट साफ-सुथरा स्कैन करके इस पे अपलोड करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये पूरा प्रक्रिया करने के बाद आपको खुद से एक बार सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए अपने रिक्वेस्ट को कि क्या मैं जितने दस्तावेज और जितनी जानकारियाँ पोर्टल पे दे रहा हूँ, ये पर्याप्त है मेरे अनुरोध के स्वीकृति के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा डेटा सही है, इतना पे अप्रूवल मिल जाना चाहिए, मैं होता तो दे देता, तो आप निश्चित तौर पे ऐसे रिक्वेस्ट दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार और देख लें, तो आप अपने रिक्वेस्ट को फिर से एक बार ओवरव्यू उसका ज़रूर करें। तो इस तरह हम लोग अपने काम को थोड़ा और तेज़ी से करा सकते हैं। बायोमेट्रिक के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा बात नहीं करी। जब आप बीआईएस या टीएमएस पे काम करने जाएँगे तो काफ़ी सारी जो शिकायतें आती हैं उनमें से सबसे बड़ा संख्या बायोमेट्रिक डिवाइस का होता है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस में क्यों शिकायतें आती हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। बायोमेट्रिक एक अलग मशीन है जिसको हम एक अलग मशीन के साथ अटैच करते हैं, फिर इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, और बायोमेट्रिक से जो डेटा आता है उस डेटा को वेरीफाई करने के लिए हमें किसी दूसरे पोर्टल या वेबसाइट पर जाना पड़ता है। तो इसमें इमरान साहब कृपया अपना माइक, इमरान मेहदी साहब कृपया अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो बायोमेट्रिक इंस्टॉलेशन में जो प्रमुख 3 तरीके की समस्याएं आती हैं वो है डिवाइस का इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं होने के कारण भी समस्याएं आती हैं, डिवाइस के आरडी रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण भी समस्याएं आती हैं, और
डिवाइस का सेटिंग भी अगर सही नहीं हो पाया तो उसमें भी आती है। तो मेजर चीज क्या है कि आप जो डिवाइस खरीदें वो आरडी होना चाहिए। आरडी का मतलब होता है रजिस्टर्ड डिवाइस होना चाहिए आधार के साथ। उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए और इंस्टॉलेशन के बाद आपको उसका क्रोम सेटिंग भी अलाउ करना होना चाहिए। ये 3 चीजें होने के बाद आपको इस पे समस्याएं नहीं आएंगी। अगर इससे रिलेटेड आपको समस्याएं आती हैं तो आप यूट्यूब पर बायोमेट्रिक BIS ओमनाथ करके सर्च कर सकते हैं और उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको इंस्टॉलेशन के सारे स्टेप दिखाए गए हैं, करके दिखाया गया है। इसके बाद आरोग्य मित्र के पास चुनौतियां क्या होंगी? ज्यादातर उनके पास लाभार्थी जो आएंगे वो हो सकता है कि उनको बताएं ही ना कि मैं PMJ का हो सकता हूँ या हूँ। तो ये सबसे बड़ी चुनौती एक आरोग्य मित्र के पास होती है। तो कोशिश आरोग्य मित्र को ये करना चाहिए कि जो भी नए लाभार्थी या मरीज उनके पास आते हैं उनसे वो एक बार जरूर पूछ ले कि क्या आपको पता है कि इस तरह का कोई स्कीम है, क्या आपके पास कोई चिट्ठी आई है प्रधानमंत्री की ओर से। और अगर नहीं भी हो तो एक बार उनका राशन कार्ड का पहला पेज मंगा करके चेक जरूर कर ले कि वो हमारे लाभार्थी हैं या नहीं है। संदेहास्पद गतिविधियां, कुछ काम जो हम लोग करते हैं उसमें ये भी हो सकता है कि हमारे हिसाब से सही हो लेकिन सामने वाले को सही ना लगती हो। तो ऐसी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन पर हम लोगों को गौर करने की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी PMM के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का BIS अनुरोध किया जा रहा है जो लाभार्थी परिवार का सदस्य नहीं है, इसे हम लोग संदेहास्पद गतिविधि समझते हैं। दस्तावेज की स्कैनिंग में किसी तरह की एडिटिंग होती है। मृत लाभार्थी का अनुरोध मृत लाभार्थी का अनुरोध भेजा जाता है। अनैतिक छायाचित्रों का उपयोग किया जाता है। इन सारी गतिविधियों को संदेहास्पद गतिविधि समझा जाता है। इसके अलावा अगर इस तरह की गतिविधियों में किसी तरह की संलिप्तता साबित हो जाती है तो इसमें किसी तरीके का कार्रवाई भी किया जा सकता है। ये कार्रवाई IPC के धारा 120A, 415, 417, 418, 420, 463, 64, 65, 71 के अधीन हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ कोई आरोग्य मित्र कार्य कर रहा है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति का BIS रिक्वेस्ट ना करे जो लाभार्थी परिवार का सदस्य ना हो। अगर डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड किया जा रहा है तो उसके साथ किसी तरह की एडिटिंग ना हो। कोई लाभार्थी अगर आपको अपना फोटो देना चाहता है, आप अपने परिवार के सदस्य का फोटो देना चाहता है कि आप फोटो अपलोड करके BIS कर दीजिए, तो आप इसके लिए मना करिए। आप कहिए कि लाभार्थी को सामने लाइए और उनका लाइव फोटो लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लाभार्थी उस समय तक जीवित ना भी हो। तो ये मतलब इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाती है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप लाइव फोटो लें। किसी तरीके से किसी मृत आदमी का रिक्वेस्ट आपसे ना हो जाए। अनैतिक छायाचित्रों का प्रयोग ऐसा देखा गया है कि PMM कहीं काम करके अपने सिस्टम को लॉगिन मतलब करके ही छोड़ दिया, लॉग आउट नहीं किया। कोई ऐसे व्यक्ति जो उन्हें परेशान करना चाहते हैं वो आकर के किसी अनैतिक छायाचित्र के साथ एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं, तो ऐसे में उन्हें परेशानी हो जाती है और उनकी परेशानी बढ़ सकती है अगर ऐसा रिकॉर्ड SHA या NHA के द्वारा देखा जाता है। तो ये थी हम लोगों की BIS की संपूर्ण जानकारी मेरे हिसाब से। और इसके अलावा एक हम लोगों ने आपके लिए अभ्यास पुस्तिका तैयार किया है जिसमें BIS से संबंधित 50 सवाल दिए गए हैं जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब याद कर पाते हैं या समझ लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप BIS से संबंधित काफी सारी बातें समझ जाएंगे। धन्यवाद। अब ये बताइए कि